हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 23 सितंबर। इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाता है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, ये न्यूज़पेपर क्यों लेके चलना है आपको साथ में। अभी हाल के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस का जाके क्वेश्चन देखिए, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन जाके देखिए। यहाँ पे मेंस का देखना है आपको और प्रीलिम्स का देखना है। पूरा का पूरा हुबहू क्वेश्चन जो है ना न्यूज़पेपर के शब्दों का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसलिए जो है ना न्यूज़पेपर को लेकर चलना है। जितने भी ट्रेंड में क्वेश्चन रहते हैं या जो पूछने का जो तरीका है एग्जामिनर के द्वारा, वो कहीं न कहीं न्यूज़पेपर से मिलता-जुलता आपको देखने को मिलेगा। ओके? तो इसलिए हमें न्यूज़पेपर को साथ में लेके चलना है। मेंस में आपको हेल्प करेगा, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा और आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, ठीक है? और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये जो पीडीएफ है, इसमें सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट को जो है ना, यहाँ पे आपके लिए तैयार किया गया है। आपको क्या करना है, वीडियो के साथ-साथ एक कलम और कॉपी लेके बैठ जाइएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को है ना, उसको लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यही सब चीज़ आपको एग्ज़ाम में जो है ना, लिखना होता है। आपको वहाँ पे अपने आंसर में इस चीज़ को उतारना होता है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे आपने जैसे कि आपने इंटरव्यू में आपने अपीयर हुआ और बोर्ड मेंबर आपसे पूछता है कि अभी हाल में कौन-सा घटना है जो अमेरिका और भारत के बीच में जो है तनाव देखने को मिला। तो वहाँ पे H-1B वीज़ा के बारे में आप बात करोगे, वहाँ पे टैरिफ के बारे में बात करोगे, वहाँ पे जो रसिया से जो हम लोग तेल खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल उसको लेकर आप बात करोगे। फिर वहाँ पे आप बात करोगे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, ये तमाम मुद्दे देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो आइए एक-एक करके हम लोग देखते हैं। और ये पीडीएफ का जो लिंक है ना आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? और आपको एक छोटा-सा प्रक्रिया को फॉलो करना है। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कैसे जुड़े इसमें हम। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आते हैं पहला मुद्दा क्या है यहाँ पे? ये देखिए, अभी जो है ना भारत में एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है ना अ, स्पोर्ट्स यहाँ पे होने वाला है। क्या नाम है उसका? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। क्या होगा? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। याद रखिए ये फैक्ट। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अभी भारत में कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन-सा भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। जैसे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स कहाँ होगा? भारत में होगा। तो इसके लिए भारत तैयारी कर रहा है। आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा यहाँ पे जो स्टेडियम है तैयार किया जा रहा है, ट्रैक वगैरह तैयार किया जा रहा है। लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी है। ओके? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये वाला है जो विश्व पैरा एथलेटिक्स भारत में हो रहा है इस बार। और भारत का जो लक्ष्य है ना कि 2030 में जो है ना हम कॉमनवेल्थ जो गेम है, राष्ट्रमंडल जो खेल है उसका आयोजन करें और 2036 तक भारत का लक्ष्य है कि ओलंपिक करवाएँ अपने यहाँ। ठीक है? इससे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, अगर भारत इस सब खेल को अगर अपने यहाँ करवाता है ना, तो फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ेगा, यहाँ पे रोज़गार जनरेट होगा, लोग यहाँ पे आएँगे, फॉरेनर लोग यहाँ पे आएँगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है? लोग भारत के कल्चर को जानेंगे, भारत की जो छवि है, उसमें सुधार होगा। भारत स्पोर्ट्स जो हब है, उसके रूप में उभर पाएगा, ओके? ये सब फ़ायदे होते हैं, अगर कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह अपने देश में ऑर्गेनाइज़ होता है तो। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा फैक्ट देख लीजिए। पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये 2015 में हुआ था। अब आ गया है न्यूज़ में आ गया। क्यों न्यूज़ में आ गया? एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि जो फ़ॉसिल फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, उसका प्रोडक्शन दिनों-दिन बढ़ रहा है, जो कि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है, उसके खिलाफ है या उसके अगेंस्ट में है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है ना 2015 में हुआ था, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे और इसका लक्ष्य क्या था कि जो तापमान वृद्धि है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह जीवाश्म ईंधन पे काम किया जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है? तेल का उत्पादन बढ़ रहा है, कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए गैस का उत्पादन बढ़ रहा है जो कि सही नहीं है। तो अभी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है पेरिस क्लाइमेट समझौता को लेकर, ओके? तो बहुत लोग जो छात्र हैं, जो बच्चे लोग वो सब क्या बोलेंगे कि ये तो 2015 का करंट में था, करंट मुद्दा था, इसको अभी क्यों पूछ लिया? क्योंकि ये न्यूज़ में आया इसलिए पूछ लिया है। क्लियर है? ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कॉप 28 कहाँ हुआ है? कॉप 28 कहाँ हुआ है? कॉप 29 कहाँ होगा? और कॉप 30 कहाँ पे होगा? ये तीनों को याद रखिएगा। जैसे कॉप 28 दुबई में हुआ, ठीक है? ये सब क्वेश्चन जो है ना ट्रेंड में रहता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, भगवान जो बुद्ध है ना, उनके जो अवशेष हैं, अब रूस में
रूस के जो काल्मिकिया जो जगह है, वहाँ पे ले जाया जा रहा है, ओके? ताकि जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग हैं, वो इनका दर्शन कर सकें, भगवान बुद्ध के अवशेषों का, ठीक है? तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं, उसके फॉलो करते हुए यहाँ पे रसिया में कौन-सा जगह पे? तो काल्मिकिया जगह पे ले जाया जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो भारत और रसिया के बीच में जो संबंध है, कल्चर को लेकर, उसमें बढ़ोतरी होगा, ओके? ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के जो विदेश मंत्री है रूबियो, उनके बीच बातचीत चल रहा है अभी। क्योंकि अभी भा भारत पे जो है ना अमेरिका दबाव बनाया है। वो चाहता है कि अमेरिका अपना प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर वाला है, जो डेयरी वाला है, वो अपना प्रोडक्ट को भारत में बेचे। लेकिन भारत ऐसा होने नहीं दे रहा है। क्योंकि भारत में किसानों का, मछुआरे का हित को ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है? जैसे भी हम लोग दूध में क्या लेते हैं? सुधा का दूध पीते हैं या हम लोग अमूल का पीते हैं। वो चाहता है कि अमेरिका का जो ब्रांड है ना वहाँ पे आ जाए। हम लोग मक्खन में या बटर में क्या यूज़ करते हैं? अमूल का ही यूज़ करते हैं लगभग। ओके? तो उसकी जगह अमेरिका का प्रोडक्ट बिके। क्या ये सही होगा? नहीं होगा। तो फिर हमारे किसान कहाँ जाएँगे? तो अमेरिका जो है ना भारत पे दबाव बना रहा है H-1B वीज़ा के माध्यम से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, साइकोलॉजी जो है दबाव बनाना चाह रहा है। फिर यहाँ पे टैरिफ को यहाँ पे के माध्यम से दबाव बना रहा है, 2 हो गया। थर्ड में क्या है? जो रूस से हम लोग तेल खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल, उसको लेकर जो है टैरिफ बढ़ा दे रहा है, 50% कर दे रहा है। ये सब जो है ना भारत पे दबाव बना रहा है। अभी आप देखिए कि नेपाल में जो क्राइसिस हुआ, नेपाल क्राइसिस, आप देखो बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, ये सब जो है ना भारत पे दबाव बना रहा है अमेरिका, कि भारत किसी भी तरह से झुक जाए, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं है। भारत जो है ना आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पे काम कर रहा है। भारत बोल रहा है कि हर छोटी से छोटी ज़रूरत भारत खुद प्रोडक्शन करेगा, खुद अपना डिमांड को फुलफिल करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे यही सब मुद्दे को लिखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में हालिया जो विवाद हुआ, उसमें उसके पीछे मुख्य वजह क्या-क्या है? तो आपको यही सब चीज़ लिखना है। H-1B वीज़ा के बारे में, टैरिफ और रूस रूस से जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? एकदम आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है न्यूज़पेपर में, 15 से 20 मिनट आपको वीडियो देखना है और अपना नोट्स बना लेना है। इतना कर लेते हैं ना, आपके अच्छे एग्ज़ाम जाएँगे। अभी आप देखो ना बीपीएससी 71 हुआ ना, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनका एग्ज़ाम बेहतर गया है। लेकिन जो वन लाइनर फैक्ट पे विश्वास करते हैं या कोचिंग के दिया हुआ नोट्स पे विश्वास करते हैं, उनका बेहतर एग्ज़ाम नहीं जा पाया। क्लियर है? क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो पेपर के माध्यम है। आपको पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। कोई इसका वैकल्पिक है ही नहीं। इससे क्या होगा जब पेपर पढ़ते हैं ना, तो आपका जो बौद्धिक जो क्षमता है, उसमें डेवलपमेंट होगा। आप एलिमिनेट कर पाओगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेंड वाला, उसको आप सॉल्व करने में सक्षम होगे। तो ये सब फ़ायदे हैं। यहाँ पे मेंस को ध्यान में रखकर, इंटरव्यू को ध्यान में रखकर, प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर यहाँ पे सारे टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। मेंस में पूछेगा आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जो है डिफेंस सेक्टर में जो शक्ति का प्रदर्शन किया, आप उसको किस तरह देखते हैं? टिप्पणी करें। या ऑपरेशन सिंदूर से जो है भारत की जो सेल्फ डिफेंस का जो सिस्टम है, वो किस प्रकार मजबूत हुआ? इसमें क्या तकनीक का यूज़ हुआ? स्वदेशी तकनीक का यूज़ हुआ? ये सब चीज़ आप जब तक पढ़ोगे नहीं, तो लिखोगे कहाँ से? क्लियर है? तो अभी देखिए, भारत और मोरक्को के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में भारत जो है ना किस देश के साथ समझौता किया है? मोरक्को के साथ। और यहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें जो है ना भारत का जो टेक्निक है, भारत की जो तकनीक है, उसका यूज़ किया गया है। और भारत की जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अपनी जो क्षमता है, उसमें बदलाव करने होंगे। ओके? ये सब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए H-1B वीज़ा के बारे में, इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? भारत और अमेरिका के संबंध में क्या असर पड़ेगा? जो तकनीक कंपनियाँ हैं, उस पे क्या असर पड़ेगा? जो अमेरिका में जाकर जॉब करना चाहते हैं, उनके सपनों पे क्या असर पड़ेगा? ये सब एंगल जो है ना, हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना के जो है ना, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके? तो वो हम लोग मेंस में देखेंगे। यहाँ पे आपको बता दें सिंपल तरीके से कि H-1B वीज़ा जो है ना, जो पहले तक H-1B वीज़ा ले चुके हैं, उनको दिक्कत नहीं है। जो नया आवेदन करेंगे, जो नया एप्लीकेशन फिल करेंगे ना, उनके लिए जो है ना $1,00,000 देना पड़ेगा एक बार में और ये कंपनी वहन करती है, ना कि कर्मचारी। मान लीजिए जो कंपनी है, वो अपना इंडिया से किसी को हायर करती है, तो अमेरिका में बुलाएगी काम करने के लिए, तो उसको H-1B वीज़ा के आधार पे बुलाया जाता है। ओके? क्योंकि जैसे अमेरिका का अगर एम्प्लॉयी को वो लोग रखेगा, तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो लोग महँगा होता है। लेकिन इंडिया से बुला के उसको हम लोग जो है ना, काफ़ी सस्ते में यहाँ पे कर लेते हैं काम।
तो इससे क्या होगा, अब ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको लोकल लोगों को ही लेना पड़ेगा, या H-1B वीज़ा की जो निर्भरता है उसको कम करने की ज़रूरत है। नहीं तो अमेरिका हम लोग पे दबाव बना रहा है। ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कुछ खास चीज़ यहाँ पे दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे जो है अ, ये देखिए, रोज़गार पे असर पड़ेगा। जो लोग अमेरिका जाके काम करते थे, उनको अब रोज़गार नहीं मिल पाएगा वहाँ पे। बहुत कम ही लोग जा पाएँगे वहाँ से, ठीक है? तो इंडिया के लिए एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि जो इंडिया का जो मैन पावर है, उसको इंडिया में ही यूज़ करें, अपने देश के विकास में ही यूज़ करें। तो जैसे चाइना पे इसका असर कम पड़ रहा है, क्योंकि चाइना जो है ना अपने पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है वो। ओके? चलिए, यहाँ पर देखिए, शहद के उत्पादन में बिहार चौथे नंबर पे आ गया। ये याद रखिए, बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4th नंबर पे। मेंस एग्ज़ाम होने वाला है ना अभी 71 का, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है शहद को लेकर। पिछले बार मखाना को लेकर पूछ दिया था कि मखाना के उत्पादन के लिए कौन-सा क्लाइमेट चाहिए? मखाना उत्पादन जो है बिहार को किस प्रकार से लाभ पहुँचाएगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार शहद को लेकर, कि शहद को लेकर जो है ना बिहार में इसकी क्या भूमिका है? किस प्रकार ये रोज़गार को जनरेट कर पाएगा? सरकार ने शहद के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्कीम चला रखा है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए ना अ, शहद जो है ना, शहद में भी वैरायटी आ गया। जैसे कि जो मधुमक्खी होता है, वो लीची से रस निकाल के शहद बनाता है। आप देखोगे वो सरसों का जो फसल होता है, उसके फूलों का यूज़ करके शहद बनाता है। आप देखोगे तिल के जो फूल है तो है फूल होता है या फल होता है, उसके रस निकाल के जो मधुमक्खी क्या बनाता है, शहद बनाता है। तो यहाँ पे वैरायटी होता है। जो लीची के माध्यम से जो शहद बनता है ना, उसका डिमांड काफ़ी अच्छा खासा है। तो बिहार को मखाना के अलावा अब जो है ना, शहद पे भी काम कर रहा है। इससे रोज़गार जनरेट होगा, इससे बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। बिहार का जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो है दिखेगा बढ़ता हुआ, ओके? और बहुत जल्द जो है जीआई टैग भी मिल जाएगा बिहार को। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो प्रोडक्शन है 2005 से पहले जो है ना, शहद में बिहार कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो है बिहार का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता गया है। इसके पीछे जो है ना, सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी है, वो काफ़ी अच्छा है। बिहार का जो क्लाइमेट है, वो बिहार को हेल्प कर रहा है। जो संसाधन है बिहार के पास, उसका यूज़ अच्छे तरीके से किया जा रहा है। यहाँ सब देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी 71 का मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। पिछला बार मखाना को लेकर पूछा था, अब शहद को लेकर पूछेगा। यहाँ पर देख लीजिए H-1B वीज़ा, यहाँ पे 2 शब्द इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑन साइट क्या होता है और ऑफ साइट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, भारत का कोई कंपनी है, वो अमेरिका में चला गया कंपनी, ठीक है? उसको एम्प्लॉयी चाहिए, जो भारत से लेके आ रहा है या अन्य देशों से लेकर आ रहा है एम्प्लॉयमेंट को, उसको बोलेंगे ऑफ साइट। क्या बोलेंगे उसको? ऑफ साइट। लेकिन जो अमेरिका का एम्प्लॉयी को अपने यहाँ जो रिक्रूट कर रहा है, उसको बोलेंगे ऑन साइट। ये दोनों फ़र्क याद रखिएगा। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, पूछा गया है। ध्यान रखिएगा। और H-1B वीज़ा का जो इफ़ेक्ट है ना, भारत पे पड़ेगा, तत्काल रूप से रोज़गार पे पड़ेगा। क्योंकि जो अमेरिका में जाते हैं काम करने, वो लोग पैसा भी भेजते हैं भारत को। लगभग $100 बिलियन का जो है ना, भारत को रेवेन्यू होता है। लेकिन उसपे अब कमी देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है ना, वो चरमरा रहा है। वो पहले की तरह नहीं है। वो लोग भारत या अन्य देशों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जो है अमेरिका का जॉब खा जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो दूसरा पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ठिकरा फोड़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग डिटेलिंग में। यहाँ पर देखिए आरएसएस का विचारधारा। आरएसएस का मेक एजेंडा क्या है? मेक उद्देश्य क्या है? आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में शांति स्थापित हो। ओके, तो इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे। जैसे भारत के खिलाफ यहाँ पर साजिश किया जा रहा है। अब देखो ना यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले जो है बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ ना? अब नेपाल में हुआ। ये कहीं न कहीं भारत के खिलाफ साजिश किया जा रहा है। अब देखो H-1B वीज़ा के माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे टैरिफ के माध्यम से अब जो है यहाँ पे भारत पे टारगेट किया जा रहा है। रसिया, यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन भारत भारत को जो है टारगेट किया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ को समझना होगा। यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, उसको सशक्त होना का होगा। उनको जो है ना जो भारतीय हैं, उनको अपने पे डिपेंडेंट होना होगा, दूसरे देश पे निर्भर नहीं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा दुश्मन कोई देश नहीं है, बल्कि जो दूसरों पे निर्भर हैं हम लोग, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें आत्मनिर्भर पे जोर देना होगा। जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो योजनाएँ हैं, ओके? जैसे अभी दिवाली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि हम अपनी इंडिजिनियस प्रोडक्ट को खरीदें। इसलिए तो जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है। अभी आप देखोगे ना कि गाड़ियों की जो बुकिंग है, काफ़ी बढ़ गया है वो। जो प्रोडक्ट हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, उसके दाम घट गए हैं। ठीक है? जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, वो कम आएगा।
अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा हुआ रहेगा, तो लोग प्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा भारत पे, इसका क्या प्रभाव पड़ा? अब भारत ने इससे निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए? तब जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात कीजिएगा। आप मेक इन इंडिया के बारे में बात कीजिएगा, स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है? यही सब चीज़ एग्ज़ाम में लिखना होता है आपको। आरएसएस का जो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भारत के खिलाफ जो कोशिशें, जो साजिशें की जा रही है, उससे हमें बचने का ज़रूरत है। ओके? तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा, जैसे नेपाल में जैनजी जो विद्रोह हुआ, या बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, मालदीव का भी भारत के साथ कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे क्या हुआ, अ, विवाद देखने को मिला था। कनाडा के साथ भी हम लोग का विवाद चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे सॉर्ट आउट कर रहा है भारत। भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से और जियोपॉलिटिक्स में जो इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, भारत उसके अनुसार अपनी विदेश नीति को आगे ले जा रहा है। क्लियर है? चलिए, और कुछ खास इसमें नहीं। ये देखिए, अभी जो है ना, कुछ दिन पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है, ठीक है? समझौता में क्या बात है, याद रखिएगा। समझौता में ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है, तो उसको सऊदी अरब पे भी माना जाएगा। सऊदी अरब पे कोई देश हमला करता है, उसको पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। मतलब यहाँ पे भारत की चिंता का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि भारत का एनिमी कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है ना, भारत के खिलाफ आतंकवाद का रूप में भारत में हमला करते रहता है। ठीक है? तो ऐसे, और भारत का संबंध जो है ना, सऊदी अरब से भी बेहतरीन है। भारत के जो संबंध है, प्रगाढ़ होते चले गए हैं। लेकिन भारत ने के जो स्पोक पर्सन है, फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को यहाँ पे भारत की संवेदनशीलता और जो पारस्परिक जो संबंध है, उसको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पे जो विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ समझौता करना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आर्थिक तंगी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, रोज़गार का कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा। इस कारण से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इसलिए वो सऊदी अरब के साथ क्या किया है, समझौता किया। पहला ये कारण है कि सऊदी अरब क्यों किया? सऊदी अरब इसलिए किया है क्योंकि अभी आपने देखा, ईरान और इज़राइल के बीच में जो तनाव देखने को मिला, तो इससे सऊदी अरब को भी डर है कि अब हम पे अगर कुछ ऐसा स्थिति होता है, तो अमेरिका तो बचाने आएगा नहीं, हमें अपना सुरक्षा तो खुद करना होगा। इसलिए वो पाकिस्तान के साथ किया समझौता, क्योंकि परमाणु बम है इसके पास, पाकिस्तान के पास। क्लियर है? तो इस तरह की यहाँ पे बातें विशेषज्ञ के द्वारा किया जा रहा है। तो भारत के लिए चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत अपने कूटनीतिक तरीके से बातचीत कर रहा है, और भारत की जो संवेदनशीलता है, उसको ध्यान में रखना होगा सऊदी अरब को। यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आर्टिकल को पढ़िएगा, मेंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें, 1947 में भारत और सऊदी अरब के बीच में ये समझौता हुआ था, और अभी कतर पे भी हमला हो गया। तो कतर पे जब हमला हो गया, तो अमेरिका बोलता था कि कतर को हम बचाएँगे, लेकिन अमेरिका आया नहीं। तो ऐसे में सऊदी अरब को अब डर हो गया कि अब कुछ भी होगा, हमें खुद यहाँ पे अपने निर्णय लेना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब जो वेस्टर्न कंट्री है, चाहे ब्रिटेन देख लो या यूरोपियन कंट्री देख लो, वहाँ पे जो प्रवासी लोग जा रहे हैं, चाहे भारत से हो, चाहे चाइना से हो, अन्य देश से हो, तो वहाँ पे प्रवासी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे दक्षिणपंथी सरकार आ गए हैं, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वेस्टर्न कंट्री की, वो पहले की तरह रहा नहीं है, वहाँ पे चरमरा रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किसी दूसरे पे आरोप लगाना होगा ना, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, प्रवासी को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग भारतीय प्रवासी को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग जो डेवलपिंग कंट्री के जो प्रवासी लोग हैं, जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे विशेषज्ञों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? अ, वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं, ओके? ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और कुछ खास? हाँ, साथ ही जो दक्षिणपंथी विचारधारा की जो पार्टियाँ हैं, वो लोग क्या करते हैं, इमोशनली जोड़ने के लिए वहाँ पे अपनी कल्चर और अस्मिता से भी जोड़ देते हैं कि ये लोग जब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोगों के रोज़गार खा जा रहे हैं, यहाँ की जो कल्चर जो है चेंज हो जा रहा है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये है ब्राज़ील के प्रमुख, इन्होंने कहा कि ट्रम्प के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ओके? ये डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो बगराम एयरबेस है, अगर वो नहीं देगा ना, तो हम उस पे हमला कर देंगे। और श्रीनगर में जो डल झील है ना, वहाँ पे जो है शिकारा पर विदेशी पर्यटक लोग आ गए हैं। ये डल झील को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा। एक तरफ झील दे देगा और मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। आपसे पूछेगा कि बाघमारा जो एयरबेस है, वो किस देश में है? अफ़गानिस्तान में है। इसको भी आप याद रखेंगे। और ये जो आप पीडीएफ है ना, इसको हम अपने टेलीग्राम पे लिंक पे भेज देंगे। आप लोग जुड़ जाइएगा वहाँ पे। एक छोटा-सा प्रक्रिया इसको फ़ॉलो कीजिएगा। ओके? यहाँ पर देख लीजिए।
वही जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है समझौता, तो यहाँ पे भारत ने कहा कि सऊदी अरब को समझना होगा भारत की संवेदनशीलता को और जो संबंध है सऊदी अरब के बीच में। देखिए प्रश्न उठता है कि सऊदी अरब को नहीं पता है कि पाकिस्तान जो है भारत का एनिमी है और वो आतंकवाद का सहारा लेके भारत पे हमला करते रहता है। पहलगाम घटना को भी आपने देखा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना जो जियोपॉलिटिक्स है, वर्तमान सिनेरियो में, वो चेंज हो रहे हैं। सब अपने-अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो भारत को भी अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं दूसरे कार्यकाल में, तो वो जो है ना अजीबो-गरीब फैसला ले रहे हैं। वो हड़बड़ाहट में ले रहे हैं। सुबह कह रहे हैं कि हम इस पे हमला कर देंगे, शाम को बोल रहे हैं कि नहीं, अभी हमला नहीं किया जाएगा। आपसे बातचीत के लिए रास्ता खुला है। कभी किसी को धमकी दे दे रहे हैं, कभी किसी का ज़मीन कब्ज़ा करने, कभी देश पे कब्ज़ा करने की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि ग्रीनलैंड जो है ना, उस पे कब्ज़ा कर लेंगे। अफ़गानिस्तान का जो एयरबस है, उस पे कब्ज़ा कर लेंगे। हम जो है अफ़गानिस्तान पे हमला कर देंगे। इस तरह की जो है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, उसको रुकवाने का क्रेडिट वो ले ले रहे हैं। कभी उनको नोबेल प्राइज़ चाहिए। इस तरह की हरकतें जो है ना, वो वैश्विक जो स्थिति है, उसपे उथल-पुथल हो गया है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जो है भारत या डेवलपिंग कंट्री ही झेलेगा, अमेरिका भी झेलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से जो टेक्नोलॉजी अगर नहीं जाएगा, यहाँ से अगर मैन पावर नहीं जाएगा अमेरिका में, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है या वहाँ पे जो संस्थाएँ हैं वो काम कैसे करेगी? तो उनको सस्ते में जो है यहाँ पे लेबर वगैरह मिल जा रहा है, वो कहाँ से मिलेगा? फिर उनको महँगे-महँगी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लियर है? ये सब चीज़ बातें की गई, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? देखिए, ई-शासन गुड गवर्नेंस को लेकर भारत सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया है। तो 1970 में ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय सूचना केंद्र का स्थापना, फिर यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, फिर यहाँ पर 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना, ये चारों याद रखिएगा। बोलेगा कि पारदर्शिता और सुशासन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किया? ये चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेपाल के साथ कौन-कौन सा जिला टच करता है? वेस्ट बंगाल के साथ कौन-कौन सा जिला टच करता है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे यूक्रेन रशिया के बीच में कौन-कौन सा कंट्री शेयर करता है? बेलारूस पूछ लिया है अभी, हाल ही में, ब्लैक सी पूछ लिया है, रोमानिया पूछ लिया है, स्लोवाकिया पूछ लिया है, अभी हाल के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो यहाँ पे इज़राइल से जो है ना कौन-कौन सा देश सीमा साझा करता है वो पूछ लिया गया। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देखिए फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा-सा समय को लेकर जो है ना आगे-पीछे हो जा रहा है। लेकिन हमारा वीडियो जो है ना, हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस कंटिन्यू चलेगा, ब्रेक नहीं होगा। आप लोग पेशेंस रखिएगा और हमारे वीडियो से बने रहिएगा। आपको बहुत लाभ होने वाला है। धन्यवाद।